जीतेंगे हम, ये वादा करो। अरे कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत रूठे तो रूठने दो। अरे किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जी हाँ, आपको अपने इरादे को मजबूत रखना होगा और कोशिश लगातार अनवरत रूप से पूरे शिद्दत से करना होगा। आपके स्क्रीन पर आज लाए हैं, आपके स्क्रीन पर प्राचीन एपिसोड का, प्राचीन भारत का एपिसोड 3 लगाए हैं। आज आपके सामने आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला ऋग वैदिक काल सजाए हैं। जी हाँ, पूरे मनोवेग से जुड़ें और चीज़ों को इस तरीके से संकलित करने का प्रयास करें जैसे आज के कई हजार वर्ष पहले वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया था, जिससे आज भी हमारी ये भारत की पवित्र संस्कृति आज भी इसी में गोते खा रही है। आज भी हम लोग इसी ऋग वैदिक काल की संस्कृति से बने हुए तमाम प्रकार के आचरण और सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका सीधा तात्पर्य है कि हम लोग उस सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, उस बारीकियों को जानने चल रहे हैं जहां से हम आज अपने पूरे रीति रिवाज का, अपने पूरे सांस्कृतिक प्रोग्राम का संपादन और क्रियाकलाप किया करते हैं। जी हाँ, तो आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ये एग्जाम के लिए काफ़ी, हमारी जानकारी के लिए काफ़ी, तो हम लोग इसे बहुत ही अलग ढंग से लेने वाले हैं। तो ऋग वैदिक काल प्राचीन भारत एपिसोड 3 ये स्वागत करता है आपका। जी हाँ, यहाँ पर देखिएगा, हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत में जो ऋग वैदिक काल है, वाकई में इसका कोई भी सटीक प्रमाण नहीं है कि ऋग वैदिक काल की शुरुआत कहाँ से हुई है। जैसे जब यहाँ काल निर्धारण विवादास्पद रहा तो यहाँ के लोगों के बारे में तमाम भ्रांतियाँ बनी रहेंगी, तमाम जानकारियाँ विवादास्पद रहेंगी। जी हाँ, तो मैं सारी बातों को आपके सामने लिखूंगा। काल निर्धारण कैसा होगा भैया? काल निर्धारण होगा विवादास्पद। विवादास्पद यानी काल का निर्धारण हमेशा विवादों में रहा। लोग कैसे थे, लोगों का जीवन कैसा था, लोग किस तरीके से रहे, ये मामला भी विवादास्पद रहा। हमारा सबसे बड़ा वेद जिसे कहते हैं ऋग्वेद, इस वेद का संकलन कब किया गया? अच्छा देखना, मैं बार बार संकलन क्यों कह रहा हूं। 2 शब्द मैं आपके स्क्रीन पर सजाऊंगा, आपके मस्तिष्क में इसी वक्त ले जाऊंगा। एक तो संकलन, एक तो संहिता। कहीं संहिता लिखा हो तो वो भी संकलन समझना, और कहीं संकलन लिखा हो उसे भी संकलन समझना। एक माइनर अंतर है दोनों में, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एक बात मैं बता दूं कि वेदों की रचना आप और उसे मानी जाती है। इसके पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए मैं बार बार आपको ये सलाह दूंगा, ये गुजारिश भी करूंगा कि अगर आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, बहुत शिद्दत से अपने आप को एग्जाम में प्रोवाइड कराना चाहते हैं, पेश करना चाहते हैं, तो ध्यान रहे किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध तरीका ही आपको उस मंजिल तक पहुंचा पाएगा। जल्दबाजी में किया हुआ फैसला आपका गलत हो जाएगा। जी हाँ, तो लोगों का निर्धारण सही नहीं रहा या काल का निर्धारण विवादास्पद बना रहा, इस तमाम चीज़ों की बातें तो होती ही रहेंगी हम लोगों के बीच में। सीधी बात करेंगे और नो बकवास करेंगे। जी हाँ, यहाँ हम सीधी बात ये करने वाले हैं कि 1400 ईस्वी में, 1400 ईस्वी कह रहा हूँ, 1400 ईसा पूर्व में यानी बीसी की बात कर रहे हैं। यहाँ से आप आकलन कर सकते हैं, जहाँ से 1 ईस्वी की शुरुआत हुई है उसके भी 1400 वर्ष पहले। तो बहुत ही पुराना इतिहास है, बहुत ही पुरानी ये बात है। तो 1400 ईसा पूर्व की बात है, ये पता ही नहीं है कि ऋग्वेद किसने लिखा है। लेकिन वहाँ देखना, ये बहुत कुछ यहीं से सीखने को मिलता है। एक प्रमाण हमें मिलता है बोंगज गोई से। बोंगज गोई एक अभिलेख है, इसकी चर्चा मैं पिछले एपिसोड में कर चुका हूँ। बोंगज गोई अभिलेख है ये, और ये जो बोंगज गोई अभिलेख है ये मिला कहाँ था? तो एशिया माइनर के निकट, एशिया माइनर के निकट मिला। इससे यह सिद्ध होता है कि ऋग्वेद के काल में रहने वाले वो श्रेष्ठ जन जिन्हें हम लोग आर्य कहा करते हैं, वो मध्य एशिया की तरफ से आए। मैक्स मूलर साहब का सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्रचलित रहा और सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त रहा। मैक्स मूलर की बात, मैक्स मूलर के इतिहास के बारे में या मैक्स मूलर के साक्ष्यों के बारे में, मैक्स मूलर के दिए गए विचारों के बारे में हम इसके ठीक पहले वाले एपिसोड में देख चुके हैं।
इसलिए मैं इस एपिसोड से कहीं ज़्यादा आपको पहले ये मोटिवेट करूंगा कि आप पिछला एपिसोड देखना ना भूलें। जी हाँ, ये बार बार ऐसा इसलिए कहता हूँ कि जिससे आपका नुकसान ना हो और आप बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएँ। देखिएगा तो बोंगज गोई अभिलेख एशिया माइनर के निकट ये मामला हो चुका है पहले भी। ये अभिलेख इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र जैसे देवता की पहचान कराता है और ये देवता आपको ऋग्वेद में भी मिलते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे ऋग्वेद काल को जन्म देने वाले या ऋग्वैदिक काल को चलाने वाले आर्य थे और उन आर्यों के जो देवता थे वो इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे और नासत्य थे। एक बात समझना, ये बोंगज गोई अभिलेख में भी इनका उल्लेख मिला। इससे क्या पता चलेगा बताना जरा। इससे ये पता चलेगा कि हमारे जो आर्य हैं, जो ऋग्वैदिक काल का संपूर्ण संपादन कर रहे हैं, जो ऋग्वैदिक काल का एक बेहतर ढंग से संचालन कर रहे हैं, वो हमारे आर्य मध्य एशिया से चलकर आए हुए हैं। इतनी बात तो बताने के लिए काफी है। देखना, ईरान, यहां मैं लिखूंगा कहां पर, यहां ईरानी भाषा की पवित्र ग्रंथ अवेस्ता पूछा गया एग्जाम में। अवेस्ता किस धर्म संप्रदाय से जुड़ा और कहाँ रहा है? तो ईरानी संप्रदाय से। ईरानी भाषा का पवित्र ग्रंथ अवेस्ता में भी ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन मिलता है, या कह सकते हैं उदाहरण मिलता है। पूछा जाए एग्जाम में तो आप इस बात की जानकारी रखें। इससे यह पता चलता है वाकई में हमारे जो आर्य थे वो मध्य एशिया से चल करके हमारे भारत की तरफ रवाना होते हैं और आकर के एक दिन पूरी एक कॉलोनी सजाते हैं और बेहतरीन ढंग से इस पूरे प्रांगण में, एक सुनहरे वातावरण में, एक हरी भरी धरती पर अपना जीवन संचालन शुरू करते हैं और सबके लिए एक सिद्धांत बनाते हैं। हर सिद्धांतों का अलग अलग तरीका अपनाते हैं। देखना जरा, इसके ठीक पहले सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता का समापन होता है विभिन्न कारणों से। लोगों का अलग अलग मत है कि बाढ़ आई होगी, और आपको मैं बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता हम आपकी तरह नगरीय थी। मैं मानता हूं कि इतना डेवलप नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं नगरीय थी। सड़कें थी, उच्च कोटि की सड़कें थीं, भवन आलीशान बने हुए थे, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये सारी बातें थी सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में महामारी, बाढ़ आदि चीजों के आने से एक बार पूरी अगर कायनात ही मिट जाए, कुछ थोड़े बहुत लोग रह भी जाएं, तो अपने वो दुखड़े को किससे बताएंगे? अरे यार, हम रहेंगे ही नहीं तो हम गाने किससे जाएंगे? कोई एक छूट गया अम्बेडकर नगर का, कोई फैजाबाद में, कोई इलाहाबाद में, तो यार मिलोगे तो क्या कहोगे कि टेट की तैयारी करें? फिर तो सब भूल चुके हो ना आप। हर चीज़ों का आकलन आपके दिमाग से निकल चुका है। आप दूर दूर तक किसी भी जगह पर आदमी को नहीं देख पा रहे हो। इसका मतलब आपका जीवन अब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपके पास कोई सुख सुविधा नहीं रहेगी। पुनः ये सृष्टि, देखना, नेचर का, जीवन का, सबका एक चक्र है। आप किसी भी व्यक्ति को सदैव पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर बनने रहता नहीं देख सकते हो। देखना, एक दिन ऐसा होगा कि वो उनका स्थिति फिर से उसी पोजीशन पर उनकी स्थिति आ जाएगी। इसका मतलब जीवन एक चक्र है और इस चक्र के अनुसार नेचर सबको चलाता रहता है। तो ये नगरीय सभ्यता का अंत हो गया। इसके बाद ये जो ऋग्वैदिक काल की जो सभ्यता बनी, यानी ये जो जीवन रहा जहां आर्य आ गए, इन्होंने बचे कुछ आदमी को, जो हमारे भारत में अपने जीवन का यापन कर रहे थे, ठीक ठाक जो भी अपना जीवन चला रहे थे, उन लोगों को अपने तरीके से ढालने का प्रयास किया। उन्हें संस्कृत यानी हमारी आदि भाषा से परिचित कराने का प्रयास किया कि आपकी आदि भाषा ये है, भगवान की दी हुई भाषा, ये कितने लोग इसे जानते हैं, जितने लोग इसे जानेंगे वो श्रेष्ठ बन जाएंगे, ऐसा मानना था। और इस तरीके की बेहतरीन बातों का संकलन आपको ऋग्वेद में मिलेगा। और ऐसी चीज़ों का अभिप्राय हमारे समाज में किस दृष्टिकोण से चलेगा, ये आर्य अच्छे ढंग से जानते थे। जी हाँ, तो सभ्यता कैसी थी यहाँ की? नगरीय ना रह करके, ये सभ्यता नगरीय नहीं थी, पूरी तरीके से कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण सभ्यता थी। और यहाँ पर पक्के मकान नहीं थे, जो भी बने वो कच्चे मकान आपको मिलेंगे। इस बात की भी जानकारी लीजिएगा। आज के
30 से 40 वर्ष पहले का अपना यही यूपी देखिएगा। किसी से पूछिए, अगर आप 30-40 वर्षों का सफर तय कर चुके हैं तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर अभी आप युवावस्था की दहलीज पर हैं तो आप पूछिए, अपने पूर्वजों से पूछिए, अपने आसपास के बैठे हुए लोगों से पूछिए कि इसके पहले हमारा गांव कैसा था, इसके पहले हमारे आसपास के लोग किस तरीके के घर में अपने जीवन का संचालन कर रहे थे। तो जवाब होगा मिट्टी के बने हुए खूबसूरत घर, मिट्टी के बने हुए घर, ईंटों का बिल्कुल प्रयोग नहीं। अद्भुत था वो संचालन, अद्भुत थे वो लोग। जी हाँ, तो कच्चे मकान थे, ग्रामीण सभ्यता थी जो आज तक चलती आई। अभी कुछ समय पहले हम लोग ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर पाए हैं, बहुत ज़्यादा विकसित हुए हैं पिछले, मान के चलना आज़ादी के बाद से, 1947 के बाद से हमारे भारत ने अपना एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। इसके पहले हम लूटे खूब गए हैं, इसके पहले हम अपने विकास की क्या सोचें, हम पर आकर के लोग राज कर रहे थे और हमारे यहाँ की तमाम प्रकार की संपदाओं को उठा उठा के लेकर चले जा रहे थे। अंग्रेजों ने शासन किया, उसके ठीक पहले मुगलों ने शासन किया। तो सबको किसी अपने देश से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें अपने ऐसो आराम से मतलब था, उन्होंने ऐसा किया। लेकिन इसके बाद जब हमारा संविधान बनता है, संविधान ये चाहता है कि हमारा देश डेवलप हो, संविधान ये चाहता है कि हम लोग एक बेहतर जीवन शैली में एक बेहतर जिंदगी का संपादन कर रहे हों। इसलिए अब हम कुछ अलग हैं। तो ग्रामीण सभ्यता, कच्चे मकान मिलेंगे आपको, कोई बात नहीं। इनका जो जीवन था मुख्यतः पशुपालन पर आश्रित था, पशुपालन पर आश्रित था। ऐसा बिल्कुल कसम नहीं खाई जाएगी कि ये कृषि नहीं किए, इन्होंने कृषि भी किया, कृषि किया यानी खेती की। खेती इसलिए क्योंकि इन्हें भूमि ऐसी मिली है। अब बगैर खेती के आपका जीवन कैसे होगा, सोचो जरा। आपको अनाज ही नहीं मिलेंगे तो किस तरीके से अपने जीवन का निर्वहन कोई भी व्यक्ति कर पाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अपने जीवन का निर्वहन बगैर अनाज के कर पाएगा, संभव नहीं है। बड़ी ही कठिन और बड़ी विडंबना कह सकते हैं ऐसा होगा जिस भी देश के साथ। तो मैं पशुपालन पर आश्रित होने की बात कर रहा हूँ। यानी जब ये आते हैं तो सबसे पहले ये पशुओं का पालन करते हैं, पशुओं का पालन। जी हाँ, और गाय मुख्य रूप से पशुपालन की रीढ़ थी। भूमिका नंबर 1 किसकी थी? गाय की। तो कभी पूछा जाए पशुपालन पर आश्रित जीवन, गाय को श्रेष्ठ माना गया। पशुपालन बहुत हुआ, कुत्ते भी पाले गए हैं, लेकिन बैल भी पाले गए हैं, लेकिन गाय को श्रेष्ठ माना गया है। गाय क्या थी? श्रेष्ठ थी। गाय को माता माना जाता था। अगर गाय खो जाती थी, खो जाने का मतलब होता नहीं है कि गाय सफर में निकली हुई है और अचानक कहीं दूर चली जाए और आप उसे खोज रहे हैं, लंबे अरसों तक ना मिले, तो हम उसे क्या जवाब देंगे कि मेरी गाय खो गई है। और अगर गाय खो गई है, कोई व्यक्ति उसे खोज कर लाता था तो उसे गविष्टि कहा जाता था और उसे एक पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता था। तो गाय खोज कर लाने वाले को, समझ जाइए, गाय खोज कर लाने वाले को गविष्टि कहा जाता था, गविष्टि कहा जाता था। और इसे एक पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता था कि आपने ऐसा काम किया है। अद्भुत बात अब सुनिएगा, आज यूपी में गौ हत्या पूरी तरीके से वर्जित है। आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा पूरी तरीके से गौ हत्या आपके इस प्रांगण में वर्जित है। एक बात समझना, ये जो चीजें हैं, ये जो तथ्य हमारे आज के कल्चर में है, ये कहां से आए हैं? यहीं से आए। देखिएगा, यहां से देखिएगा, गाय की हत्या अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में गाय की हत्या करता था ना, तो उसे मृत्यु दंड का प्रावधान था, मृत्यु दंड प्रावधान था। ये लीजिए, अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर आज भी इस ऋग वैदिक काल की महत्वपूर्ण अवधारणा से प्रेरित है। इसलिए मैंने कहा ये हमारे ग्रंथ हैं, ये हमारे जीवन की रूपरेखा तय करते हैं। इनके अनुसार दिए गए रास्तों पर हम चल रहे हैं, इनके बनाए हुए समीकरण को हम जी रहे हैं। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ऋग वैदिक काल जब प्रारंभ होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होता है, उस समय जीवन हमारा पशुपालन से शुरू होता है। हमारे पास पक्के मकान नहीं होते, हम लोग कच्चे मकान यानी मिट्टी से अपना घर बनाते हैं, सजाते हैं और उस तरीके का अपने जीवन का निर्वहन कर रहे होते हैं। हम लोगों ने गाय को श्रेष्ठ दर्जा दिया है, गाय को माता माना है, गाय खोने वाले को गविष्टि कहा, खोज कर लाने वाले को, तथा फिर गाय की हत्या अगर कोई करेगा तो उसे हम मृत्युदंड जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। इस तरीके की व्यवस्था यहाँ थी। यहाँ देखिएगा, तो हम लोग जहाँ बात कर रहे हैं ऋग वैदिक काल की संरचना यानी तमाम बातों को
तो एक बात महत्वपूर्ण जान लीजिए, गाय इतनी ही मामूली नहीं थी। गाय जिसके पास ज़्यादा था उस समय, जैसे आज के समय में जिसके पास अच्छा फ़ोन हो, बेहतरीन ढंग का एयरफोन लगाया हो, और आदमी मेरे हिसाब से कोई पहचान नहीं करता। अब बेहतरीन फ़ोन हो हाथ में तो लोग जानते हैं हाँ ये पैसा वाला है। और कहीं फोर व्हीलर गाड़ी से सफ़र कर रहा हो तो फिर तो बात की बात है, लोग उसे बहुत ही पैसा वाला मानेंगे। ये आज के कल्चर की पहचान है। हम किसी को ये मानते हैं कि ये अगर आदमी पैसे वाला है, इसके पास पैसा धन संपदा है, तो हम उसकी पहचान कैसे करते हैं। एक समय था हम किसी लोग को, किसी व्यक्ति को, किसी लोकजन को उसके जूते से पहचान करते थे कि जूता जितना बेहतर होता था, लेकिन वो भी ज़माना अब चला गया, जूता जितना बेहतर होता था लोग ये मानते थे कि ये आदमी उतना ही संपन्न है। और आज मोबाइल फ़ोन जितना बेहतर होगा, ये मान के चलना, आप उतने संपन्न माने जाएंगे। ऐसे यहाँ था जिसके पास गायें ज़्यादा थी। गाय जो है वो गरीबी अमीरी का पैमाना तय करती थी। गरीबी अमीरी, कौन व्यक्ति गरीब है? जिसके पास कम गाय है, जिसके पास कम गाय है। और कौन व्यक्ति अमीर है? जिसके पास ज़्यादा गाय है, ज़्यादा गाय है। क्लियर है? ये बात थी। हमारे जो ऋग्वैदिक सभ्यता है, जो ऋग्वैदिक काल में उल्लेखन मिलेगा, तो ये अफगानिस्तान से लगाकर, इसका विस्तार मैं लिख दे रहा हूँ और इस बात को भी जाने रखें, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अफगानिस्तान से पंजाब, और पंजाब के बाद हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये चीज़ विस्तार इसका मिलेगा आपको अफगानिस्तान से लगाकर पंजाब तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। तो हम लोग जहाँ जिस सभ्यता की महत्वपूर्ण अवधारणा को अपने आप से जोड़ करके आपको दिखाने का एक प्रयास हमारा चल रहा है, मुझे लगता है ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मान चले कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जहाँ हम ऋग्वैदिक काल के समाज की बात कर रहे हैं, जहाँ हम उसके विस्तार की बात कर रहे हैं, और अब हम ये जान चुके कि आप कहाँ से कहाँ तक फैले हुए, अफगानिस्तान से लगाकर आपका दायरा पश्चिमी यूपी तक बना रहा। इसका मतलब आपका विस्तार काफ़ी था। दूसरी बात हम बात करें, इस समय का समाज कैसा था। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था कि पितृसत्तात्मक था? इसका मतलब कि माँ सब कुछ दायित्व निर्वहन करती थी कि या पिता? तो मातृसत्तात्मक था कि पिता इस पर शासन चला रहा था अपने परिवार पर? कौन मुखिया होता था? किसका कहना सबको मानना पड़ता था? ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो इस समय का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था। लेकिन ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि यहाँ महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया। महिलाओं का सम्मान था, महिलाओं को सम्मान दिया जाता था, लेकिन शासन किसका था? पुरुषों का। पितृसत्तात्मक होने का केवल इतना ही मतलब नहीं है कि पिता शासन करेगा। इस समाज की स्थिति जब हम तक पहुंचेगी तो हम लोग इसे अलग मायने लेंगे ना, कि वहां पर पुरुषों का शासन था। जैसे आज है, आज सबका शासन है, लेकिन पहले पुरुष ही शासन करते थे और महिलाओं का सम्मान यथोचित था, जितना होना चाहिए था रहा होगा, लेकिन फिर भी पितृसत्तात्मक था। देखिएगा, संयुक्त परिवार प्रचलन में था। संयुक्त परिवार, ये संयुक्त परिवार, देखिए मैं ऐसा लिख रहा हूं कि आपने नोटबुक पर और अपने मस्तिष्क में ऐसा ही छाप सकते हैं। संयुक्त परिवार प्रचलन में, इसका मतलब बड़े बड़े परिवारों की रूपरेखा। इसका मतलब हम अपने बचपन की रूपरेखा ध्यान दें, हमारा भी परिवार संयुक्त था। बाद में हम बिखरे, अलग हुए, तो 3 से 4 घर का निर्माण अलग अलग हो गया। हम अपने बचपन की बात करें तो कुछ इस तरीके के संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जिसका संचालन पितृसत्तात्मक था, आज तक चल रहा है। अभी भी जहां संयुक्त परिवार है, आप देख लीजिए पितृसत्तात्मक ही होगा, आप देख लीजिए ऋग्वैदिक काल से प्रेरित ही होगा। क्लियर है? देखिएगा, संयुक्त परिवार का क्या था? प्रचलन था। संयुक्त परिवार में देखना, इसका जो सबसे छोटी आधारभूत इकाई है, छोटी आधारभूत इकाई, छोटी आधारभूत इकाई क्या थी? परिवार। किसकी? समाज की। हम जिस समाज की बात कर रहे हैं, जिस समाज के एंगल पर जुड़े हुए हैं, अगर हम कहें संयुक्त परिवार प्रचलन में था, कोई बात नहीं, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारे समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी। तो हमारे समाज की सबसे छोटी आधारभूत इकाई परिवार थी।
परिवार का जो मुखिया होता था, परिवार यानी ये चीज मैं इस तरीके से लिखूंगा, परिवार को मैं कुल कहूंगा, परिवार यानी कुल। और इस परिवार का जो मुखिया यानी जो मुखिया होता था, जिसे आप पिता कहेंगे, मुखिया कौन होता था? पिता। और इसे ही दूसरे शब्द में क्या कहा गया है? कुलुप कहा गया है, कुलुप। ये चीज ध्यान देना। सबसे छोटी आधारभूत इकाई कौन थी? परिवार। परिवार यानी कुल। परिवार को कुल कहा जाता था और मुखिया को कुलुप कहा जाता था। कुलुप यानी पिता, वही मुखिया होता था और उसे हम लोग कुलुप कहते थे उस समय, उस जमाने में। ये चीज ध्यान रखिएगा। मेरा मानना है कि आप समाज से जुड़ रहे हैं, यहाँ की तमाम चीजों को जान पा रहे हैं। इनका संगठन किससे संचालित होता था? जैसे आज है, कुछ समय पहले, अब तो थोड़ा से रीति रिवाज बदल रहे हैं हम लोगों के। पहले एक जमाना था कि लोग गोत्र देखा करते थे और उस गोत्र के अनुसार आपका नामकरण और आपके जीवन की रूपरेखा तय किया करते थे। खैर, अब ये संप्रदाय, ये जमाना, ये थोड़ा सा ये संस्कृति अब दूर जा चुकी है, लेकिन फिर भी आज भी आपकी पहचान आपके परिवार से ही होती है। आज भी आपका संगठन वही माना जाता है जिस जगह आप जन्म लेते हैं, ना कि आपकी बिरादरी चेंज हो जाती होगी। इसका सीधा सीधा कारण है कि संगठन गोत्र, देखिएगा, संगठन गोत्र मूलक था, गोत्र मूलक, या फिर हम इसे ही जन्म मूलक कह सकते हैं। गोत्र मूलक या जन्म मूलक कह सकते हैं। क्लियर है ये चीज? हम लोग जैसे नाती, पोता, दादा, दादी, अलग अलग शब्दों का अलग अलग तरीके से अभिप्राय निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? किसी को नाती, किसी को दादा, किसी को पोता, किसी को पोती, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा ये लोग नहीं कहते थे। इनके पास एक ही शब्द था, नप्रित। और वो शब्द क्या था, मैं उसे भी लिखूंगा, अच्छी लगी ये लाइन हमें। नाती, पोता, दादा, दादी, दादा, दादी के लिए मात्र एक शब्द का उल्लेख मिला है और वो शब्द क्या था? ये नप्रित। तो हम लोग ये जान पा रहे हैं, हम ये महत्वपूर्ण बातों का आकलन कर रहे हैं कि हमारा ऋग वैदिक काल का समाज कैसा था। ऋग वैदिक काल का जो समाज था उसकी सबसे छोटी इकाई परिवार थी, जिसे कुल, और उसका मुखिया कुलुप कहलाता था। यह पितृसत्तात्मक था, महिलाओं को यथोचित सम्मान मिला हुआ था, संगठन गोत्र मूलक था, या हम इसे जन्म मूलक कह सकते हैं। नाती, पोता, दादा, दादी जैसे ताम झाम यहाँ नहीं थे, सबको नप्रित कहा जाता था। यह अद्भुत बात था। क्लियर है? तो हम लोग इस बात को आप जान पा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अपने पुराने इतिहास की जानकारी हासिल कर रहे हैं, जो हमसे जुड़ी हुई चीजें के बारे में बात कर रहे हैं। देखिएगा, आगे मैं बात करूंगा यहाँ की महत्वपूर्ण अन्य बातों को। देखिएगा, यमुना सतलज, यमुना सतलज, अब नदियों की बात करते हैं। जो यमुना थी और जो सतलज नदी थी, इसके आसपास का जो एरिया था उसे ऋग्वेद में ब्रह्मर्त कहा गया, ब्रह्मवर्त। ये चीज ध्यान देना, यमुना सतलज के आसपास का भाग, आसपास का भाग क्या कहलाया? ब्रह्मवर्त कहलाया। परंतु मनुस्मृति में अगर आप देखेंगे, इसीलिए स्क्रीन पर सजा रहा हूं आपके, और आप अपने मस्तिष्क में कुछ इस तरीके से ले जाइए, ये स्टार प्रश्नों का संकलन में ले आया हूं आपके लिए। तो यमुना सतलज नदी के आसपास का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता था। ये बात कहां उल्लेख मिलेगा इसका? ऋग्वेद में। परंतु मनुस्मृति में ऐसा नहीं है। मनुस्मृति कहता है कि सरस्वती एवं दृश्यधती, सरस्वती एवं दृश्यधती नदी के मध्य का क्षेत्र, नदी के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाएगा? ब्रह्मवर्त कहलाएगा। अच्छा, आज देखना, आज भी हमारे कल्चर में, आज भी हमारे संस्कृति में एक बात तो है, आज भी हमारे लिए नदियां पवित्र हैं। और ये पवित्रता कहां से आई? सोचो, आज के 1500 BC पूर्व की बात हो रही है। कितनी पुरानी अवधारणा आज हम सजाए हुए हैं, कितनी पुरानी अवधारणा से अपने आप को जोड़ करके अपने जीवन का हम लोग यथोचित संचालन कर रहे हैं। बेहतरीन लगता है ये सोच करके। तो यमुना सतलज नदी के आसपास का क्षेत्र ऋग्वैदिक काल के लोगों ने क्या माना? ब्रह्मवर्त माना। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। इस ब्रह्मवर्त किसे कहा गया? तो मनुस्मृति में इस क्षेत्र को कहा गया और ऋग्वैदिक काल में इस क्षेत्र को कहा गया। अब जब बात नदियों की हो ही गई है तो हम नदियों की ही बात कर लेते हैं। जी हाँ, ऋग्वेद में कितनी नदियां हैं? वैदिक
संहिता में कितनी नदियों का प्रयोग किया गया, इन सारी बातों का उल्लेख आपके सामने अब कर रहा हूं। वैदिक संहिता में, यानी वैदिक संहिता का मतलब हुआ वेदों के संकलन में, वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख मिलेगा, 31 ये चीज। परंतु ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलेगा। परंतु ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदी का उल्लेख मिलेगा, 21 नदियों का उल्लेख मिलेगा। क्लियर है? यहां तक ध्यान दीजिएगा। हम आपको जो बात बताना चाह रहे हैं बहुत ही बेहतरीन है, यहां से इतने प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। मैं बात करूं कि ऋग्वैदिक संहिता में कितनी नदियों का उल्लेख है, तो 31। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है, तो 25। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, तो 21। अलग अलग प्रश्न का अलग अलग जवाब आपके सामने तैयार है, और ये सारी चीजें एक जगह रखने पर आपके लिए बेहतर, इसीलिए तो मैं आपके साथ ब्राह्मण कर रहा हूं। ब्राह्मण का मतलब सरल कर रहा हूं, इसलिए मैं चीजों को सरल करने का प्रयास कर रहा हूं आपके सामने जुड़ करके, और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करने का मेरा प्रयास रहा है। तो वैदिक संहिता में 31 नदियां, ऋग्वेद में 25 नदियां, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। जी हाँ, यहां देखिएगा, हम बात करेंगे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किस नदी को माना गया। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु नदी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। परंतु अगर पवित्र की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पवित्र नदी कौन थी, वो थी आपकी सरस्वती, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। इसी को अन्य नामों से भी जाना गया, इसी को देवी तमा कहा गया, देवी तमा, इसी को माते तमा, इसी को नदी तमा कहा गया। ये सब एग्जाम में आ चुके हैं। माते तमा, नदी तमा किसे कहा जाता था, सरस्वती नदी को, जिसको ऋग्वैदिक काल के लोगों ने सबसे ज्यादा पवित्र नदी माना है। आप सोचोगे हमारी गंगा का उल्लेख नहीं है सर, नहीं है। गंगा का केवल एक बार उल्लेख मिलेगा आपको, और यमुना का 3 बार, इसे भी लिख सकते हैं। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में, गंगा का उल्लेख एक बार है, और यमुना का 3 बार है। गंगा का एक बार, यमुना का 3 बार, ये उल्लेख आपको मिलेगा। क्लियर? तो हम लोग जिस बात पर अभी अडिग हैं, जिस बात पर हम अपना माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जिस बात से हम अपने आप को जोड़ करके बेहतरीन ढंग से इन सारी चीजों का संचालन कर रहे हैं, आपको, मुझे विश्वास अच्छा लग रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मान चलिए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस मैं इस क्लास को थोड़ा सा और आगे ले चलना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, जहां हम लोग जुड़ करके ये जान पा रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल का समाज, ये तमाम चीज़ों के बारे में अभी आकलन कर रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में किन किन चीज़ों का उल्लेख मिला, ऋग्वेद का संकलन, उन तमाम चीज़ों में ऋग्वेद के अंतर्गत आने वाली उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर क्या क्या बात कही गई है, और क्या क्या प्रश्न हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहे हैं, उन पर हमारा फोकस अभी तक बना रहा है। अब हम बात करेंगे, अभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो ऋग्वेद का, जहां हम अभी समाज पढ़ रहे थे, अभी समाज का सब कुछ अंत नहीं किया हमने। ऋग्वेद में वाकई में बहुत बार पूछा गया कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। कितने अष्टक हैं, तो अष्टकों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 8 ही होगी। कितने अष्टक हैं, तो 8 हैं। 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 यहाँ पर सूक्त मिल जाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान देना। और आपको अनुवाकों की संख्या 85 मिल जाएगी, अनुवाकों की संख्या 85 मिल जाएगी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऋग्वेद का मंडल। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, इसमें एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। ध्यान देना, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ऐसे पूछा भी गया है, मंडल के पुरुष सूक्त में हमारे समाज के 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलेगा, सबसे पहले देखिए 4 वर्णों का उल्लेख मिलेगा। उसमें यह कहा जाएगा, एक विराट पुरुष है। विराट पुरुष जिसे आप ब्रह्मा कह सकते हैं, विष्णु कह सकते हैं, जो भी आप समझें, लेकिन मैं इसे विराट पुरुष के नाम से उल्लेखित कर रहा हूँ।
एक विराट पुरुष यानी बहुत ही भयानक, यानी जिसे आप देवता कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, विराट पुरुष के मुख से किसका जन्म हुआ? तो ब्राह्मण का, यानी जो ब्राह्मण है उनका जन्म मुख से माना गया। और भुजाओं से किसका जन्म माना गया? तो क्षत्रिय का। और फिर जांघों से किसका जन्म माना गया? तो जांघों से हो जाएगा वैश्य का। और पैरों से किसका जन्म माना गया है? तो पैरों से शूद्र का। क्लियर? यानी हमारी वर्ण व्यवस्था उस समय 4 महत्वपूर्ण संप्रदाय में बटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिनका अलग अलग उल्लेख कहाँ से किसका जन्म हुआ है ये चीज माना गया। ब्राह्मण का मतलब था ज्ञान देने वाला, क्षत्रिय जो कि रक्षा करने वाले थे, वैश्य जो कि जांघों से समझ सकते हैं, चलने की बात हो रही तो व्यापार की बात थी, और पैरों का मतलब शूद्र जो कि आपकी देखभाल किया करते थे, जो आपके यहाँ मजदूरी का काम, श्रम का काम करते थे, वो आपके शूद्र कहलाएंगे। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं। अब हम बात करते हैं, देखना जरा, बात यहीं पर थमेगी नहीं। इस समय दहेज प्रथा, दहेज जैसी कुप्रथा बिल्कुल नहीं थी। दहेज प्रथा नहीं थी, जो जिसका आगे कट कर रहा हूं ध्यान देना, दहेज प्रथा यानी कुप्रथा नहीं थी। लेकिन दहेज मांगने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। आज भी देखिएगा, आज लोग कहते नहीं भैया हमें कुछ चाहिए नहीं। अब जमाना आप देख ही रहे हैं, जमाने के हिसाब से अब समझे लोग का वही गाड़ी उड़ी दे देते हैं। और कहाँ दहेज, अब कहाँ भैया दहेज फहेज नहीं, हम तो यही सोच के बैठे कि दहेज वहेज नहीं लेंगे। दूसरे तरीके में हाँ भैया हाँ ठीक है, कहाँ दहेज हमें लेना है, और वो फिर अपने तरीके से कि जमाने के हिसाब से देख ही रहे हैं, एक आध टीवी वगैरह तो होनी चाहिए। ऐसे करके वो पूरे दहेज का आकलन कर ही लेते हैं, तरीका है चेंज कर देते हैं बस, और कुछ है नहीं। तो दहेज प्रथा नहीं थी, लेकिन उपहार दिया जाता, देखो उपहार दिया जाता था, जिसे बिहतू या बहतू कहा जाता था। ये देखिए, दहेज प्रथा नहीं थी लेकिन उपहार दिए जाते थे, जैसे आज है। अब मेरा कहना यह है कि दहेज तो दहेज होता है, अब उसे उपहार क्यों कह रहे हो, लेकिन था, दहेज प्रथा नहीं थी, यानी कोई अपने आप मांगता नहीं था, लेकिन फिर भी उपहार स्वरूप कन्याओं को कुछ ना कुछ दिया जाता था। और ध्यान रखिएगा, कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था, कन्याओं का उपनयन संस्कार हुआ करता था। याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनर ये पूछ चुके हैं कि कन्याओं का कौन सा संस्कार हुआ करता था, तो कन्याओं का उपनयन संस्कार हुआ करता था। यहाँ सती प्रथा बिल्कुल नहीं था, सती प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था, और ये मान चले पर्दा प्रथा भी बहुत प्रचलन में नहीं थी, लेकिन विधवा विवाह था, यानी विधवा विवाह प्रचलन में था। इनका मानना था कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग देख पा रहे हैं, इस महत्वपूर्ण समाज का आकलन हम लोग कर पा रहे हैं। नदियों के बारे में जान चुके हैं, गंगा का 1 बार उल्लेख मिला, यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती है ना, और जिसे देवी तमा, माते तमा आदि नामों से भी जाना गया है। इन सारी बातों पर हम फोकस कर रहे हैं अभी भी। और हम लोग बात कर रहे थे कि ऋग्वेद के ये 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 सूक्त, अनुवाक, ये हूबहू ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलेगा। इन चारों वर्णों का मैं आपके स्क्रीन पर साझा कर चुका हूँ, और इस समाज की पूरी रूपरेखा आपके सामने अब आ चुकी होगी कि वाकई में समाज कैसा था, किस तरीके का था। बाकी नदियों के क्या क्या नाम है, सतुद्री, सतलज को कहा गया। हमारी सिंधु जो कि इस समय की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, उसे इंडस कहा जाता था। इन सारी बातों का मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं एपिसोड पहले, इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने नदियों के पुराने नाम भी रखे हैं, मैंने परुष्णी रखा, वो सारी बातें कर चुका हूं। मैंने कहा था परुष्णी को रावी कहा, आज हम लोग परुष्णी को क्या कह रहे हैं, रावी। पुराना नाम परुष्णी था। और हम देखिएगा सतुद्री, ये पुराना नाम है, जो आपको अटपटा लगे वो जान लेना पुराना है। सतलज और अस्किनी किसे कहा जाता था, चिनाव को, अस्किनी चिनाव को। और वितस्ता बहुत बार पूछा गया, वितस्ता झेलम को। और गोमती को गोमल, गोमती को उस समय गोमल कहा जाता था। देखना, इसलिए मैं कह रहा हूं जो नाम थोड़ा से अटपटे लगे उन्हीं को समझना। और कुंभा किसे कहा जाता था, कुंभा, तो काबुल को कुंभा कहा जाता था। एक स्क्रीन पर यह भी याद रखिएगा, सदा नीरा किसे कहा जाता था, सदा नीरा गंडक को,
सदा नीरा गंडक को कहा जाता था, और सिंधु को अभी मैंने पहले भी बात की, सिंधु को इंडस कहा जाता था। इतनी बातों को मैं पहले भी साझा कर चुका हूँ, अभी भी साझा कर दिया। तो ऋग वैदिक काल का एक पूरा समाज, एक पूरी रूपरेखा, उसका विस्तार, उसका नदियों से लिंक, नदियों का कितना उल्लेख, तथा उस समय का समाज पितृसत्तात्मक होने के साथ साथ और क्या चीज़ें रखता था। क्या दहेज प्रथा प्रचलन में थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। बहतू था, उपहार दिया जाता था, लड़कियों को दिया जाता था, उनका उपनयन संस्कार होता था, पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं थी। इन सारी बातों का उल्लेख मिलता है हमारी किस में? ऋग वैदिक काल के जीवन में। आशा करते हैं कंटेंट आपको अच्छा लग गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मान चलें कि आपको ये कंटेंट पूरी तरीके से अभी तक मैंने जितना सजाया हुआ है, जितने प्रश्न आपके स्क्रीन पर आज साझा कर चुके हैं, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले थे, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभी तक सार लेकर के मैं हाजिर था। बहरहाल अभी ऋग वैदिक काल की बहुत सी विशेषताएं यानी शेष हैं। ऋग वैदिक काल की उन तमाम चीज़ों का अभी अध्ययन शेष है, जो आपको एपिसोड 4 में मिलेगा। आशा करते हैं आपको ये कंटेंट बेहतर लग गया। अगर आशा करते हैं कि आपको हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करने में सफलता मिल रही है। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो आपका दायित्व, आपका निर्वहन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।